इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि चुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनः का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पूस की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेचे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़, गद्यमय स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं। धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मारे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभव प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे।
गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल-कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे-धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनैः-शनैः पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर-जोर से बोल उठा। यहीं जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहाँ कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा, अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो, गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। डिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा, एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेस, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल, जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधुरे, सुन मेरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूल जाना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, और सचमुच चींटी चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, की दवा, दियासलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते
खाने पीने की चीज से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान चप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी चपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह पर मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाई नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मना कर रहा से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धडिंग 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 धडिंग, चके के चकदुम, चके के चकदुम चकदुम चकदुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें नहीं दे सकेंगे। शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजिल जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनः का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म के देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक को छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उस बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत चुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ओहू न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी चल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं।
और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई धाको ऐसे गेचे चल। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पानी आ गेलो। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचरण, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में चाक फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जहां शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े के सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं, गंगा जी का है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास।